बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन वर्सेस इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। अब जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन वर्सेस इरिवर्सिबल रिएक्शन हमने पढ़ना है। अब जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये एक इक्वेशन होती है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूँ, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ और वो फॉर्म कर लेता है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी ये जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में जा रहे हैं और कुछ टाइम बाद प्रोडक्ट टूट रहा है रिएक्टेंट में। जबकि अगर फॉर एग्जांपल मैं वाटर की फॉर्मेशन की एग्जांपल लूँ, 2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू वाटर। अब ये वाटर डिसोसिएट नहीं हो रहा अपने हाइड्रोजन गैस के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। अच्छा, फिर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट MCQ आ जाता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं नेवर गो कम्प्लीशन, नेवर कंप्लीटेड। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, कभी भी कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, और जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, फिर एक बार पास्ट पेपर में MCQ आया था कि इरिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक आया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट कैसे होता है, डॉटेड लाइन से। तो इस तरीके से ये भी एक पास्ट पेपर में आ चुका है कि रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरोज से इंडिकेट किया जाता है और इसको सिंगल एरो से इंडिकेट किया जाता है। अच्छा, अब हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते होते हैं इसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम। अब जो केमिकल इक्विलिब्रियम है बेसिकली वो क्या है, इसमें बहुत से सेट ऑफ MCQs उठते हैं और बहुत आसान होते हैं सेट्स ऑफ MCQs। केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बराबर होना चाहिए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का रेट के बराबर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एन केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ बातें आती हैं, सेट ऑफ MCQs उठते होते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में एक बच्चों को डेफिनेशन ये रटी होती है कि फॉरवर्ड का रेट बराबर है रिवर्स के, लेकिन इसमें हमारे पास क्वेश्चन ये उठाता है कि क्या चीज़ इसमें इक्वल होती है। इसमें इक्वल क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। याद रखना हमेशा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये इक्वल होता है। लेकिन कभी भी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जितने अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। वो यही करता होता है, बात अगर न्यूमेरिकल इक्वेशन बना के देता है वो कहता है कि क्या कंसेंट्रेशन बराबर होगी, नहीं। हो ये सकता है कि आपके पास जो ये केमिकल इक्विलिब्रियम में कि हो सकता है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट ज़्यादा हो और प्रोडक्ट कम हो सकता है कि रिएक्टेंट कम हो और प्रोडक्ट ज़्यादा हो। ये कुछ दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। कभी भी कंसंट्रेशन का वर्ड आप यूज़ नहीं करोगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप बोलो इक्वल आ सकते हैं MCQ के अंदर। रेट वाला बच्चा कर लेता है, ये कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग अ एरर इन द स्टेटमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन कभी भी इक्वल नहीं होती केमिकल इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि रेट बराबर है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है। आप ये नहीं कह सकते कि कंसंट्रेशन इक्वल है, कोई एक ज़्यादा होगा कोई कम होगा। अल्टीमेटली ओवरऑल चीज़ें क्या होगी, कांस्टेंट होंगी। ठीक है, ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अच्छा, तो हमारे पास एक ग्राफ आता होता है, हम ग्राफ बनाते होते हैं किस तरीके से, इस तरीके से कि यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन लेते हैं, यहाँ हम टाइम लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि विद टाइम हमें पता है कि फॉर एग्जांपल विद टाइम ये प्रोडक्ट है HI, ये इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और विद टाइम ये रिएक्टेंट है HI, हाइड्रोजन और आयोडीन। ठीक है, विद टाइम इनकी कंसंट्रेशन गिर रही है, लेकिन एक टाइम बाद हमने देखा कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। आप कंसंट्रेशन इक्वल नहीं बोल सकते, बट कंसंट्रेशन क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट। ये पॉइंट भी याद कर लो आप।
ठीक है, ग्राफ से आपको पता चल रहा है ये आपके पास प्रोडक्ट कम हो रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, जबकि प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट एट वन पॉइंट दे बोथ आर बिकमिंग कांस्टेंट। देखो ये दोनों इक्वल है। अब हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप याद कर सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि एस्टैब्लिश्ड इन क्लोज सिस्टम, सिस्टम क्लोज होना चाहिए, ठीक है। कैन बी अचीव फ्रॉम ईदर साइड, ईदर साइड, ठीक है। तीसरा वो ये पूछते हैं कि ये मैक्रोस्कोपिक है या माइक्रोस्कोपिक, तो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते होते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम और होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि होमो मीन सेम, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे सेम स्टेट में। फॉर एग्जांपल सल्फर ट्राईऑक्साइड की फॉर्मेशन हमारे पास अच्छा, हमारे पास होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है और एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल सल्फर ट्राईऑक्साइड की फॉर्मेशन है, हर चीज़ रिएक्टेंट भी गैस में है, प्रोडक्ट भी गैस में है। जबकि हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता। हेट्रोजीनियस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट सेम नहीं होती। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करता हूँ तो मेरे पास कैल्शियम सल्फेट ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है। तो इस तरीके से हमारे पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है। इसके बाद हमारे पास नई चीज़ आती है, नई चीज़ तो नहीं, इट्स बहुत पुरानी है, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। आप मेट्रिक क्लास से पढ़ो लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactant and rate at which reaction proceeds is directly proportional to product of active masses of reactant। अच्छा, अब इधर बात समझ में आती है, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से है। इससे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है, समझो हमारे पास इस तरीके से लिखते हैं हम के सी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये हमारे पास के सी की एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर डेरिवे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास रिएक्शन है H2 प्लस I2 2HI, तो मैं इसका के सी एक्सप्रेशन कैसे निकालूंगा? के सी इक्वल्स टू ऊपर ही आएगा प्रोडक्ट HI, नीचे क्या आएगा रिएक्टेंट्स, और यहाँ पे हमने पावर लगा दी। अब यहाँ पे जो एक्टिव मास से मुराद है, इस बात को समझे, एक्टिव मास से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल आपने ये वो पानी है, इसके अंदर आपने सॉलिड चॉक डाली। अब सॉलिड चॉक डाली तो ये पूरा डिज़ोल्व नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। अब आपके पास आपने क्या किया, अब आपने ये क्या, इस चॉक को चूरा चूरा कर दिया, ठीक है, और आपने चॉक को पानी में डाला। तो अब कौन सी ज़्यादा डिजॉल्व हो गई? जिसका आपके पास चूरा चूरा है, क्यों? उसका एक्टिव मास ज़्यादा है। एक्टिव मास वो मास है जो हमारे पास रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इस चॉक के अंदर जो सॉलिड चॉक है, फॉर एग्जाम्पल ये सॉलिड चॉक है, इसके अंदर ये ऊपर वाले पार्टिकल आपके पास क्या कर रहे हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी, जबकि पाउडर चॉक के अंदर इस तरीके से हर पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल क्या कर रहा है आपके पास, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सिंपल, ये हमारे पास एक्टिव मास है, ठीक है। अब हमारे पास यूनिट ऑफ के सी कैसे निकालते हैं? के सी की आपको यूनिट निकालने आनी चाहिए और आपको उसकी एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, सिंपल। अब हमारे पास यूनिट एंड एक्सप्रेशन, ये बहुत पेपर में क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल 2SO2 प्लस O2 2SO3, आप इसकी के सी कैसे निकालोगे? के सी इक्वल्स टू के सी इज इक्वल्स टू SO3 2 SO2 2
और ऑक्सीजन। सिंपल हमारे पास इस तरीके से हम कुछ निकालोगे। ठीक है, अब यूनिट कैसे निकालते हैं हम लोग? सिंपल मोल डी एम क्यू स्क्वेयर, मोल डी एम क्यू स्क्वेयर, मोल डी एम क्यू। पावर से पावर कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास जो इसकी यूनिट निकलेगी 1 मोल डी एम माइनस सी। सिंपल, यहाँ पे यूनिट आ गया। अच्छा, अब फैक्टर्स ऑफ केसी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एमसीक्यू इतना उठता है कि इट इज़ ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट। याद रखना, वो क्वेश्चन पूरा 6 लाइनों का दे देता है और वो बोलता है कि आपका केसी की वैल्यू क्या आएगी, और वो टेम्परेचर चेंज करता ही नहीं, वो मेंशन कर देते हैं टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट। और किन चीज़ों पे इंडिपेंडेंट है लिख देते हैं अभी हम। ए इंडिपेंडेंट किसका है? इनिशियल कंसंट्रेशन। दूसरा किस पे इंडिपेंडेंट है? कैटलिस्ट। तीसरा किस पे इंडिपेंडेंट है? प्रेशर और वॉल्यूम। चौथा किस पे? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास रिलेशन बिटवीन के सी एंड के पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन के सी एंड के पी। हमें पता है कि के पी इक्वल्स टू के सी आर टी अपॉन डेल्टा एच। ठीक है, आर हमें पता है जनरल गैस इक्वेशन है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ चीज़ें क्या हैं कि हमें कैसे पता चलेगा? पहला रिलेशन कि जब मेरे पास नंबर ऑफ एन पी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इक्वल होंगे तो मेरे पास डेल्टा एन क्या होगा? 0 आएगा। इस कंडीशन में के पी और के सी इक्वल आएंगे। ये न्यूमेरिकल कंडीशन है, आपको याद, आप अगर ये चीज़ें याद कर लोगे ना तो बहुत आसान है, आप डायरेक्ट बता दोगे, आंसर पे टिक कर दोगे आप। ठीक है, ये रिलेशन याद रखो। दूसरी कंडीशन, अगर आपके पास प्रोडक्ट के मोल्स ज़्यादा होंगे और रिएक्टेंट के मोल्स कम होंगे तो अल्टीमेटली आपको पता है डेल्टा एन की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, और डेल्टा एन की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आएगी तो इसका मतलब के पी इज़ ग्रेटर देन के सी। और तीसरा रिएक्शन इसका अपोजिट होगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, डेल्टा एन आपका ऑब्वियसली लेस देन 0 होगा, तो हमारे पास के पी लेस होगा देन के सी। इस तरीके से ये 3 कंडीशंस हैं। इन 3 कंडीशंस को आप याद कर लो तो बहुत फ़ायदा होगा कि के पी कब बड़ा है, कब छोटा है और कब इक्वल है। ये याद रखो, उससे आपने मोल को। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आया था पाँच पेपर, न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ के सी फॉर रिएक्शन इज 10 एक्सपोनेंट की पावर 13। अब रिएक्शन क्या है? 2HF H2 प्लस F2। सही है, अब आपने रिएक्शन लिखा, इक्वेशन लिखी थी के पी इक्वल टू के सी आर टी अपॉन डेल्टा है। अच्छा, आपने के सी क्या लिख दिया? अब आपने देखा मोल्स, देखो कितने, पहले देखो मोल्स क्या है। मोल्स आपके पास क्या है? देखो 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कितने हमारे पास? 2 मोल। रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स, इक्वल आ गए। तो आपने ऊपर वाली कंडीशन में गए, आपने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया एन चेंज इन एन क्या आ गया? 0। अभी आपने वैल्यू भी पुट नहीं की, आर टी इस तरह ही लिखा और इधर 0 लिखा। जब किसी चीज़ की भी पावर 0 हो जाती है तो उसका आंसर क्या आता था? 1। अब तो देखो के बी इक्वल्स टू के सी, ये रहा वो केस। आपने डायरेक्ट ये चीज़ रिमाइंड की और आपने ये सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, लंबी कैलकुलेशंस नहीं आती। बच्चे क्या सोचते हैं इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आएंगी, ये वो, तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता, बहुत आसान कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, अब आपको समझ आई है बात? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। के सी से ही रिलेटेड है, के सी की वैल्यू है, 5 रुपये क्वेश्चन है। अच्छा, अब मैं आपको कोई एक चीज़ बताऊंगा, वो भी आपने याद रखनी। इफ 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड
नहीं, एसिटिक एसिड एंड एथनॉल ये एथनॉल था और एसिटिक एसिड ये रहा, हीट हो रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, वो कह रहा है एट इक्विलिब्रियम 2/3 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड आर यूज्ड, फाइंड केसी। अब इसकी इक्वेशन बना लो, इक्वेशन बना लो और मैं एंड में आपको एक समरी लिखवाऊंगा। CH3 CH2 OH प्लस CH3 CO, ठीक है, एस्टर बनेगा आपके पास, CH3 प्लस H2, ठीक है। ज़रा एक लाइन में लिख लेते हैं, H2। अच्छा, अब इसका मोल कितना है, 1 मोल 1 मोल, इसकी 0 मोल 0 मोल, हमें इसने बताया है। अच्छा, हमने जो ऊपर ये जो रिएक्शन पढ़ा था एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन वाला, उस रिएक्शन के बारे में एक बात आपको बतानी है कि इस रिएक्शन की वैल्यू हमेशा 4 होगी। तो आप इस रिएक्शन को जितने अच्छे से याद करके जा सकते हो याद करके चले जाओ। MCQ में आप इसको हमेशा रखना 4 आंसर आएगा, चाहे सिंध बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, जोन सा भी बोर्ड हो, इसमें आंसर 4 ही होता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ द केसी पढ़नी है, तो इस केसी की सबसे पहली एप्लीकेशन है डायरेक्शन प्रोडिक्ट करना, ठीक है। अब हमारे पास डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने का मकसद ये है कि हमारे पास केसी होता है और एक होती है क्यूसी। क्यूसी आप कैलकुलेट करते हो और केसी आपके पास क्वेश्चन में दिया होता है। अगर केसी बड़ा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, अगर क्यूसी बड़ा है तो रिवर्स होगा, और जब दोनों इक्वल होंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा, ठीक है। फिर हमारे पास एक और इसकी एप्लीकेशन आती है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन से मुराद ये है कि अगर केसी बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्रोडक्ट स्टेबल है, ठीक है। और अगर केसी की वैल्यू मेरे पास बहुत छोटी है तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट ज़्यादा भी है और प्रोडक्ट लेस स्टेबल है और कम है। और अगर केसी की वैल्यू मॉडरेट आ रही है हमारे पास तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लीच अटेलियर प्रिंसिपल। लीच अटेलियर प्रिंसिपल बेसिकली हम लोग एक कैसे हम केसी को या प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए कुछ चीज़ों को हम उसके लिए जो प्रिंसिपल है उसे हम लीच अटेलियर प्रिंसिपल कहते हैं। सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ अमोनिया है, ठीक है, हैबर्स प्रोसेस जिसे कहते होते हैं। तो हैबर्स प्रोसेस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन यूज़ होता है, हाइड्रोजन यूज़ होता है और अमोनिया प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, 2 किलो एनर्जी पर मोल यूज़ होती है और जो टेम्परेचर है उसके लिए 400 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 200 to 400 ATM होता है। और जो इसमें कैटलिस्ट है वो आयरन है अलॉन्ग विद मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ। अब आपको अगर आपने क्या कहते हैं प्रोडक्ट बढ़ाना है यानी रिएक्टेंट आपने अमोनिया बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप रिएक्टेंट को बढ़ाओ, जितना रिएक्टेंट बढ़ाओगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता जाएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप वो सब्सटेट यूज़ करोगे इतना रिएक्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये कंडीशन फिजिबल नहीं है कि आप अमोनिया नाइट्रोजन बढ़ाओ हाइड्रोजन बढ़ाओ, आप चाहोगे ये कि आप रिएक्टेंट कम इस्तेमाल करो और प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, बाय द रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या सीन है कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट रिमूव, अब अमोनिया बना आपने रिमूव करा दिया तो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में प्रोडक्ट रिएक्शन मूव करता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आप क्या करो, टेम्परेचर लो कर दो और फिर इसके बाद बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर से मुराद ये कि देखो हमारे पास जो रिएक्टेंट के मोल्स हैं वो 4 हैं और जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं 2 हैं। तो आप अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम वाली डायरेक्शन में जाएगा ना, क्योंकि बॉयल्स लॉ के मुताबिक प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जाहिर है जब आप क्या कहते हैं प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम वाली साइड पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी वजह से अगर आपके जब भी रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा होते हैं तो आप एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट के तो आप प्रेशर बढ़ा देते हो ताकि वो आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करे, ठीक है। तो ये बात मैंने बता दी है कि जब भी रिएक्टेंट के मोल्स ज़्यादा हों प्रोडक्ट से तो प्रेशर बढ़ा दो, और जब भी रिएक्टेंट के मोल्स कम हों प्रोडक्ट के ज़्यादा हो तो प्रेशर कम कर दो, ताकि आपके पास क्या होगा वाला सीन हो कि रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है और बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं करता, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, अगर कैटलिस्ट नहीं होता तो रिएक्शन होगा लेकिन बहुत स्लो स्पीड में रिएक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद हमने बात करनी है बफर सोल्यूशन। तो बफर सोल्यूशन क्या है, ऐसा सोल्यूशन जो कि पीएच में चेंज लाने में अपने रेजिस्ट करे, ठीक है। अगर आप छोटा सा एसिड डाल दो बेस डाल दो। अब इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास हमारा ब्लड है, आपने फॉर एग्जांपल लेमन जूस पिया तो अब क्या हुआ, अगर नॉर्मल वाटर होता उस लेमन जूस को आप उसके अंदर डाल दो तो आप अगर उसकी पीएच चेक करोगे थोड़ी एसिडिक साइड हो जाएगी।
अब आपने अगर वही लेमन जूस पिया और ब्लड में ऐड कर दिया या ब्लड में ऐड करके देखा तो आप उसके अंदर पीएच में चेंज ऑब्जर्व नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो बफर सोल्यूशन है। तो बफर सोल्यूशन किस तरह बना, एक होता है एसिडिक बफर होता है और एक बेसिक बफर होता है। याद रखना जो भी एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है उसमें अगर आप एसिड ले लो तो वीक एसिड होना चाहिए और बेस वीक होनी चाहिए, लेकिन आप जो उसके साथ उसकी जो सॉल्ट ले रहे हो वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इसी तरीके से जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड वीक एसिड है और आपने जो सॉल्ट ली उसी की सॉल्ट ली एसिड की, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाली ली, तो सोडियम एसिटेट, सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड आपने ले लिया तो क्लोराइड स्ट्रॉन्ग एसिड एक किस्म का है। तो इस तरीके से अब आपने इसको डिसोसिएट किया तो एच प्लस साइन और ओ एच प्लस साइन ऐड हो गया हमारे पास। इस तरीके से ये होता है। अब क्या सीन बात होती है कि आपने अब ज़रा सा भी एसिड डाला तो क्या होगा, एसिड डाला एच प्लस साइन बढ़ा तो जैसे ही प्रोडक्ट बढ़ा तो आपके पास इस डायरेक्शन में रिएक्शन गया, रिवर्स रिएक्शन में गया। तो आपके पास क्या होगा, एसिटिक एसिड बन रहा है जो कि वीक एसिड है तो अफेक्ट नहीं हो रहा। और अगर आपने ओ एच आइन डाला तो एच और ओ एच आइन मिलकर वाटर बना देंगे और न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन हो जाएगा। सिंपल। तो हमारे पास हेज़लबर्ग इक्वेशन होती है पीएच निकालने के लिए, पीएच इज इक्वल्स टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट की कंसनट्रेशन ओवर एसिड की कंसनट्रेशन। और आपने एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट गौर से देखना है, बाजू का ये होता है कि फार्मूले में ये बच्चे सेलेक्ट कर आते हैं और जबकि मतलब उनके जहन में ये वाली बात होती है, ठीक है, सॉल्ट ओवर एसिड और पॉजिटिव साइन, वो ये नहीं देखते कि साइन क्या है। तो आपने यहाँ पे साइन पे गौर करना है, ठीक है। इसके साथ तो आपने देखना है सॉल्ट ओवर एसिड प्लस आपने ये साइन भी देखना है पॉजिटिव और नेगेटिव किस सिचुएशन में आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं कंडीशंस आती हैं। कंडीशन देंगे कि पीएच का, अगर पीएच ज़्यादा है पीके से तो इसका मतलब सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है एसिड से। दूसरा, अगर पीएच कम है और पीके की वैल्यू ज़्यादा है तो आपके पास इसका मतलब ये कि एसिड ज़्यादा है, और जब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब सॉल्ट और एसिड बराबर है। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली स्लाइटली सॉल्युबल कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हमारे पास वो सॉल्यूशंस के लिए जिनकी कंसनट्रेशन 0.01 हो या उससे भी ज़्यादा कम हो। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को समझते हैं बेसिकली होता क्या। फॉर एग्जांपल आपके पास सिल्वर क्लोराइड है, एजी और क्लोराइड है इनमें प्रोड्यूसर। अब जो इसकी एक कंसनट्रेशन है, फॉर एग्जांपल सपोज दैट इट्स दोनों की कंसनट्रेशन एक्सपोनेंट की पावर -5 है। तो आपने क्या किया, -5 इसकी प्रोड्यूस की, -5 इसकी प्रोड्यूस, तो आपके पास के एस पी का आ गया एक्सपोनेंट की पावर -10। अब आपने केस देखना है कि प्रेसिपिटेट कब फॉर्म होगा और प्रेसिपिटेट कब फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अब आपके पास जो के एस पी निकला है यहाँ पे एक्सपोनेंट की पावर -10 निकला है, ठीक है। और आपके पास जो क्वेश्चन दिया क्वेश्चन में वो कितना है, समझो -20 दिया। अब आपने कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर क्या करना है कि अगर आपके पास के एस पी बड़ा है, ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन बड़ा है और अच्छा सॉरी, हमारे पास जो ये क्वेश्चन था उसमें आपने क्वेश्चन निकाल लिया, क्या 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 आया क्वेश्चन, एक्सपोनेंट के पास -10 आया, ठीक है। और जो मैंने सॉरी दोबारा देख लो, सीन ये कि आपके पास जो क्वेश्चन निकला है वो निकला है एक्सपोनेंट की पावर -10 और जो के एस पी है वो एक्सपोनेंट की पावर -20। अब आपने कंपैरिजन करना है कि आपके पास क्वेश्चन बड़ा है और के एस पी छोटा है। तो आपके पास अगर क्वेश्चन बड़ा है और के एस पी छोटा है तो आपके पास इसका मतलब ये है कि आपके पास प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे और सोल्यूशन क्या है, सुपर सैचुरेटेड। और अगर ये केस हो कि क्वेश्चन छोटा है और के एस पी बड़ा है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होंगे और इसका मतलब सोल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, एक्सपोनेंट की पावर -10 निकला हमारे पास, क्या के सी कोशेंट जो तब, और के एस पी था -20। तो इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ी है तो इसका मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, और प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो होप सो आपको समझ आया हो। जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको लिख दें, और दैट्स इट। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आगे फॉरवर्ड करें।